विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। अब तक जो भी लेक्चर्स आपको मिले हैं, लगभग 7-8 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। उनका आपने अच्छे से स्टडी कर ली होगी। उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं है। आप उन लेक्चर्स में जो मैटर दिया गया है उसे एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। अब हम उसी को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी पी ब्लॉक में से आज एक नया टॉपिक लेकर के और फिर मैं आपके साथ हूँ। और ये जो नया टॉपिक है वो है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या पॉसिबल है इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसके बारे में यहाँ चर्चा करनी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या पॉसिबल है, ये ग्रुप के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। एक एक ग्रुप को ले लेते हैं। 12th एनसीईआरटी के ग्रुप यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं केवल, जिसमें केवल 4 ही ग्रुप की बात होनी है। 4 ग्रुप है, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। 18वें वर्ग के तत्व क्रिया ही नहीं करते, यौगिक नहीं बनाते, तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था का हमें कोई डिस्कशन नहीं करना। तो बचे 3 ग्रुप हमारे पास। 15वें समूह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी नाइट्रोजन परिवार, 16वें वर्ग यानी ऑक्सीजन परिवार के बारे में, और 17वें वर्ग के तत्व मतलब हेलोजन परिवार, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं, कौन सी स्टेबल होती है, कम कौन सी स्टेबल है, ज़्यादा कौन सी स्टेबल है, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, कम क्रिया कौन करता है, ज़्यादा कौन क्रिया करता है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ चर्चा प्रारंभ करने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली से। नाइट्रोजन परिवार का जिक्र हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए, नाइट्रोजन फैमिली के लिए बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं वो होता है NH2NP3। NH2NP3 कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चला कि इसके बाह्यतम कोश के S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन है 5। स्थायी तब हैं जब या तो 8 हो जाए, या फिर अष्टक नियम ये कहता है कि या तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, या फिर ये 5 इनको भी हटा ले, तो फिर अंदर वाले कोश के 8 हो जाएंगे। तो या तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़कर 8 कर दें, या फिर इन इलेक्ट्रॉनों को भी यहाँ से हटा लिया जाए। अगर इसमें और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे तो इन पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, इनके इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया जाएगा, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणात्मक भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये धनात्मक भी प्रदर्शित करते हैं। तो इनके द्वारा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। अब मैं सबसे पहले ऋणात्मक की बात करता हूँ। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के -3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन सी? -3। इन सब पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था आ सकती है। -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए परमाणु का आकार एक प्रमुख कारक होता है। अगर परमाणु आपका छोटे आकार वाला है तो वो तेजी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, क्योंकि छोटे आकार वाले में इलेक्ट्रॉन आकर के नाभिक के बिल्कुल पास जुड़ते हैं, तो वहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लघु आकार वाले तत्व जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो वो -3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होंगे। दीर्घ आकार वाले वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं या बहुत कम रुचि रखते हैं, तो उनकी -3 कम स्थायी होगी। जैसे जैसे समूह में आप नीचे जाओगे, आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति में कमी आएगी, तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटेगा। तो समूह में नीचे जाने पर जैसे ही आप टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलने पर यहाँ पर क्या होने वाला है, -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घट जाएगी। -3 ऑक्सीकरण अवस्था ये जो यहाँ प्रदर्शित होने वाली है, इस -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। और क्यों घटता है वो आपको पता है, का स्थायित्व घटता है। वो इसलिए घटता है क्योंकि नीचे जाने पर परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति में कमी आती है। और खास बात देखिए आप, सबसे नीचे वाला तत्व है बिस्मिथ। बिस्मिथ तो धात्विक प्रकृति का है, इसलिए
कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन स्वीकार नहीं करता, 3 के एक भी स्वीकार नहीं करता, तो ये ऋणात्मक ऑक्सीजन अवस्था में एक भी यौगिक नहीं बनाता है। तो ये आप खास बात ध्यान रखेंगे, -3 ऑक्सीजन अवस्था में बिस्मिथ का एक भी यौगिक ज्ञात नहीं है। बिस्मिथ का कोई यौगिक ज्ञात नहीं है, एक भी कंपाउंड वहां नहीं मिलेगा आपको। बिस्मिथ का कोई यौगिक ज्ञात नहीं है। कहानी समझ में आ गई होगी आपके? क्यों नहीं है? क्योंकि बिस्मिथ धातु का बहुत बड़े आकार का, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। तो ये तो हो गई हमारे -3 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने की बातें। न्यूनतम ऑक्सीजन अंक इनके ऊपर -3 आ सकता है। उसके बाद में और बातें कीजिए आप। -3 के बाद में और क्या ऑक्सीजन अवस्था हो सकती है? अब प्लस में आएगी। प्लस का मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं? तो 22वें कोष के इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो 22वें कोष में वो पूरे त्याग देंगे। 22वें कोष में 3 और 2 5 है, तो ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन अवस्था आएगी, जो उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था आएगी, वो आएगी +5। +5 से ज्यादा जो ऑक्सीजन अवस्था वो कभी भी इनमें नहीं आ सकती। तो उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था 15वें वर्ग के समूह की +5 है। लेकिन वो जो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनमें पहले पी के निकलेंगे, बाद में एस के निकलेंगे, क्योंकि पी आपको पता है नाभिक के दूर रहेगा उस कोष में, तो ढीले होंगे पी के इलेक्ट्रॉन। तो पहले पी के 3 निकलते हैं, तो +3 ऑक्सीजन अवस्था में भी ये यौगिक बनाते हैं। और फिर अगर पी के निकलने के बाद भी काम नहीं चल रहा है, तो फिर एस के भी निकल जाते हैं और +5 प्रदर्शित कर देते हैं। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 भी होती है और +5 भी होती है। दोनों ऑक्सीजन अवस्थाओं को लेकर के मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप +3 की बात करेंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति, तो जैसे जैसे समूह में आप नीचे जाओगे परमाणु का आकार होता जाएगा बड़ा, और बड़े आकार के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है बहुत आसान। तो समूह में नीचे जाने पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी +3 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा। तो उस ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं, तो क्या घटना घटेगी? +3 जो ऑक्सीजन अवस्था है, इस +3 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व बढ़ने वाला है। +3 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। और +3 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व क्यों बढ़ता है, उसका कारण आपके समझ में आ गया होगा। का स्थायित्व बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है कि आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की रुचि बढ़ती है। इसलिए सबसे स्थायी जो +3 ऑक्सीजन अवस्था है वो किसकी है? वो बिस्मिथ की है। Be+3 में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी यौगिक बना लेता है। उसके बाद में हम बात करते हैं +5 ऑक्सीजन अवस्था की। +5 में क्या मामला है? +5 का मामला ये बैठता है कि अब आपको पी के इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एस के भी निकालने हैं। जैसे जैसे समूह में नीचे जाओगे, नीचे जाने पर ये जो तत्व हैं भारी तत्व, इनमें 22वें कोष के पी के इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन ये एस के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। भारी तत्वों के लिए, यानी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के लिए देखिए, ये जो भारी तत्व है, इन भारी तत्वों में जो एस इलेक्ट्रॉन युग्म जो था, एस इलेक्ट्रॉन युग्म, ये एस इलेक्ट्रॉन युग्म डी कक्षक और एफ कक्षकों के नीचे दब जाता है। और नीचे दबाव, इनमें जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन एस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद में डी या एफ में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और फिर पी में जाते हैं। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 22वें कोष के एस में भर गए इलेक्ट्रॉन। ब्लॉक केमिस्ट्री में देखिए आप, ब्लॉक केमिस्ट्री में आप देखोगे तो बिस्मिथ में इलेक्ट्रॉन या एंटीमनी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पहले क्या होता है? 22वें कोष का सबसे पहले एस ब्लॉक वाले एस के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर डी या एफ के आ जाते हैं और फिर पी के आते हैं। अब हटाते हैं तो पी के तो आसानी से हट जाते हैं, लेकिन एस के इलेक्ट्रॉनों से पहले डी और एफ के आ जाते हैं, तो उनके नीचे वो दब जाते हैं, इसलिए उनका निष्कासन बहुत कठिनाई से होता है। तो एस इलेक्ट्रॉन युग्म जो भारी तत्वों में केवल जहां पर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एस इलेक्ट्रॉन युग्म ये
रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, केमिकली इनर्ट होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता नहीं है, तो ये रासायनिक रूप से अक्रिय है। और अगर ये रासायनिक रूप से अक्रिय है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, रासायनिक रूप से अक्रिय होने से ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेगा और इस s इलेक्ट्रॉन के युग्म को हम बोलेंगे अक्रिय युग्म। क्या बोलेंगे? अक्रिय युग्म। और इस अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये तत्व s के इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, ये केवल p के त्यागते। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे अक्रिय युग्म प्रभाव और प्रभावी होता जाएगा, तो p के इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे इनमें से, s के कभी भी नहीं निकलेंगे। और s के इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते, तो इनमें 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने की रुचि जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे और भी कम होती जाएगी। यानी +5 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व समूह में नीचे जाने पर घटता है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटेगा, ये घटता है कब? जब आप समूह में नीचे जाओगे, ठीक है। और +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटने का कारण, इसका कारण अक्रिय युग्म प्रभाव है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इसका कारण अक्रिय युग्म प्रभाव है। तो यहां आपके समझ में आ गई ये कहानी कि हो क्या रहा है, समूह में नीचे जाने पर स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां से क्लियर हो गया, -3 का स्थायित्व घटता है, ओके, +3 का स्थायित्व बढ़ता है और +5 का स्थायित्व वापस से घट जाता है। तो -3 और +5 का स्थायित्व घटता है, केवल +3 का स्थायित्व नीचे जाने पर बढ़ पाता है। ये पूरी कहानी आपके सामने क्लियर है। नाइट्रोजन फिर भी +5 में यौगिक बना ले, लेकिन विस्मित तक जाते जाते तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन निकालने की रुचि बिल्कुल ही कम हो जाती है। और विस्मित में तो बिल्कुल भी नहीं है, विस्मित कभी भी +5 में यौगिक नहीं बनाता, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर। और वो कंडीशन ऐसी है कि जब इससे क्रिया करने फ्लोरीन आ जाए, तो फ्लोरीन की तो विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन तो बहुत छोटा है। वो फ्लोरीन जब इसके पास आएगा तो वो s इलेक्ट्रॉनों को भी निकाल लेगा, क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है, पावर ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो विस्मित का +5 में ज्ञात एकमात्र जो यौगिक है, +5 में ज्ञात एकमात्र यौगिक, वो एकमात्र यौगिक कौन है ये देखिए आप। तो +5 में ज्ञात एकमात्र जो यौगिक है वो है BiF5। विस्मित का केवल फ्लोराइड होता है, ऑक्सीजन आएगा तो भी +5 में नहीं जाएगा, ब्रोमाइड +5 में नहीं होता। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि Bi निम्न में से कौन से यौगिक का अस्तित्व है, BiF5, B2O5, Bi2O5, BiBr5, BiCl5, तो केवल कौन सा होगा, BiF5। इसके अलावा कोई कंपाउंड वहां पर नॉन नहीं होता है। ये पॉइंट आप यहां से देख लीजिए। अब इसके अलावा देखिए, ये तो हो गई नॉर्मल जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी उनकी बात करते हैं। ये या तो -3 प्रदर्शित करते हैं या +3 या फिर +5। उसके अलावा देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया करता है, ये ऑक्सीजन के साथ। तो या मैं उससे पहले बात करता हूं, ये नाइट्रोजन जब हेलोजन के साथ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, हेलोजन के साथ, यानी फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, आयोडीन, जब ये हेलोजन के साथ जुड़ेगा तो हेलोजन हमेशा एक बंध बनाते हैं। एक बंध बनाएंगे तो ये उसके साथ 3 हेलोजन जुड़ करके ट्राई हेलाइड बना लेंगे। ट्राई हेलाइड में नाइट्रोजन +3 में होगा और नाइट्रोजन ट्राई हेलाइड का निर्माण करता है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हो कि नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल करके पेंटा हेलाइड बना ले, तो पेंटा हेलाइड में नाइट्रोजन वैसे तो +5 में है और नाइट्रोजन +5 प्रदर्शित कर सकता है, समूह में नीचे जाने पर +5 का स्थायित्व घटता है,
नाइट्रोजन +5 में सबसे स्थायी यौगिक बना सकता है। समझ में आ रही है कहानी? तो नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड, बड़ी सावधानी से इस बात को सुनिएगा, नाइट्रोजन का पेंटा जो हेलाइड है ये पेंटाहेलाइड बनना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन +5 में स्थायी यौगिक बनाता है, लेकिन पेंटाहेलाइड, इस पेंटाहेलाइड का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? कारण इसका ढूंढिए आप। जब आप इसका कारण ढूंढेंगे तो बड़ी रोचक जानकारी आपको मिलेगी। रोचक जानकारी ये मिलेगी कि नाइट्रोजन जब हेलोजन से बंध बनाता है तो हेलोजन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है। हेलोजन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन को फिर पेंटाहेलाइड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कितने बंध बनाने पड़ेंगे? 5 सहसंयोजक बंध बनाने पड़ेंगे। अगर नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड बनाता है तो ऐसा पेंटाहेलाइड बनेगा, और इस पेंटाहेलाइड में नाइट्रोजन की जो सहसंयोजकता है वो 5 हो जाएगी। और नाइट्रोजन की जब सहसंयोजकता 5 हो जाएगी, कोवैलेंसी जब 5 हो जाएगी यहाँ पर, तो फिर ये तो मुश्किल हो जाएगा काम, क्योंकि नाइट्रोजन की ज़्यादा से ज़्यादा सहसंयोजकता कितनी हो सकती है? नाइट्रोजन की ज़्यादा से ज़्यादा सहसंयोजकता केवल 4 हो सकती है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में D नहीं है, ये बात हम ऑलरेडी एक लेक्चर में कर चुके हैं। तो नाइट्रोजन कभी भी 5 सहसंयोजक बंध नहीं बना सकता, पेंटावेलेंट नाइट्रोजन नहीं हो सकता, इसलिए नाइट्रोजन अपने पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। हाँ, हालांकि नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड में इसका जो ऑक्सीकरण अंक है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +5 ही आती है, लेकिन +5 का जो पेंटाहेलाइड बनता है उसमें सहसंयोजकता भी 5 आ जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की +5 हो सकती है, लेकिन सहसंयोजकता कभी भी +5 नहीं हो सकती, इसलिए नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हेलोजन के साथ जुड़कर केवल ट्राईहेलाइड का ही निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन हेलोजनों के साथ कभी भी +5 प्रदर्शित नहीं करता, केवल क्या प्रदर्शित करता है? केवल +3 प्रदर्शित करता है। लेकिन इसी नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या पॉसिबिलिटी है? ऑक्सीजन क्या कर सकता है? डेटिव बॉन्ड बना ले, यानी उपसहसंयोजक बंध बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ऐसी कंडीशन में ये +5 में एक ऑक्साइड बनाता है, N2O5। क्या बना लेता है? N2O5। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड भी बना लेता है और ये +5 में है। ऐसे ही एक ऑक्सी अम्ल भी बना लेता है, HNO3 ऑक्सी अम्ल भी बना लेता है। इन दोनों में ही नाइट्रोजन +5 में है और इन दोनों का अस्तित्व है, इनका अस्तित्व है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि ये नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था तो +5 है, एक बार ये भी तो चेक कर लो सहसंयोजकता कहीं 5 ना हो इनमें। तो एक इनके लिए इनकी संरचना आप देखोगे तो वहां से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपके लिए। मैं इनकी स्ट्रक्चर बताता हूं। N2O5 की स्ट्रक्चर में क्या होता है? नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन आपस में एक ऑक्सीजन का साझा कर लेते हैं। क्लियर हो गई? अब एक ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड से जोड़ लेते हैं और एक ऑक्सीजन ये उपसहसंयोजक बंध से जोड़ लेते हैं। ऐसे यहाँ भी एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, एक इसकी उपसहसंयोजक बंध से जुड़ जाएगी। तो अब उपसहसंयोजक बंध को भी एक सहसंयोजक बंधी माना जाता है, इसका मतलब एक सहसंयोजकता मानी जाती है। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन की सहसंयोजकता आप देखिए, यहाँ इस नाइट्रोजन की सहसंयोजकता यानी कितने सहसंयोजक बंध बना रखा है? तो सहसंयोजकता इसकी 4 है और ऑक्सीकरण अवस्था 5 है। N2O5 में आप देखोगे तो यहाँ सहसंयोजकता केवल 4 आ रही है। और मैंने आपको बताया नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +5 हो सकता है, लेकिन इसकी सहसंयोजकता केवल और केवल हमेशा कितनी रहती है? ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है। तो ये 4 सहसंयोजकता में यौगिक बना रहा है N2O5 वाला, इसलिए ये स्टेबल है। हेलोजन क्या होते थे? उपसहसंयोजक बंध नहीं बना पा रहे थे, इसलिए वहां प्रॉब्लम थी। HNO3 की भी स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूं। HNO3 की स्ट्रक्चर में भी N के साथ एक OH जुड़ा हुआ है और एक डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है और एक उपसहसंयोजक बंध से O जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन यहाँ +5 में है, लेकिन सहसंयोजकता इसकी केवल 4 ही है। तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो +5 में ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन हेलोजन के साथ ये +3 के ही ऑक्साइड बनाता है। +5 के ऑक्साइड इसलिए +5 के हेलाइड इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि +5 के हेलाइड में सहसंयोजकता भी 5 ही हो जाती है, जबकि ऑक्साइड जब बनता है तो +5 के ऑक्साइड में सहसंयोजकता 4 ही रहती है, और 4 ही रहती है तो वो स्टेबल हो जाता है।
तो नाइट्रोजन के लिए एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट और जो महत्वपूर्ण जो थी उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग नॉलेज भी आपको दे रहा हूं यहां पर। नाइट्रोजन -3 +3 +5 ये ऑक्सीकरण अवस्था तो प्रदर्शित करता ही करता है। इसके अलावा आप और देखिए, इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि नाइट्रोजन प्लस में +1 भी प्रदर्शित कर देता है ऑक्सीजन के साथ, +2 भी प्रदर्शित कर देता है ऑक्सीजन के साथ, 3 तो करता ही करता है, 4 भी कर देता है और 5वां कर ही रहा है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ +1 से +5 तक सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर देता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ओनली विथ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ये वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करता है, ऑक्साइडों में और कुछ ऑक्सी अम्लों में भी ऑक्सीजन के साथ ये वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी ये प्रदर्शित कर देता है। क्लियर हो गई ये कहानी? इसके अलावा सुन लीजिएगा, नाइट्रोजन बाकी सब तत्वों की ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, नाइट्रोजन की ये वाली तो ही, इसके अलावा ये भी हैं। न्यूनतम नाइट्रोजन की -3 है, उच्चतम +5 है, बीच वाली ये भी पॉसिबल है। किसके साथ? केवल ऑक्सीजन के साथ। ऐसे ही फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ ये क्या बनाएगा? ऑक्साइड ही तो बनाएगा। तो नाइट्रोजन अपने ऑक्साइडों में, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन अपने ऑक्साइडों में +1 +2 +3 +4 +5 सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ऐसे ही फास्फोरस भी क्या है? उच्च विद्युतरणीय ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ तो केवल +3 और +5 ही प्रदर्शित करता है, लेकिन फास्फोरस अपने ऑक्सी अम्लों में, कुछ इसके ऑक्सी अम्ल हैं, जब इसके पास उन ऑक्सी अम्लों की बात आती है तो उन ऑक्सी अम्लों में ये +1 भी प्रदर्शित कर देता है, हाँ +2 प्रदर्शित नहीं करता, +1 प्रदर्शित कर देता है, +2 नहीं करता, +3 हो ही रही है, +3 इनकी होती है। उसके अलावा +4 भी प्रदर्शित कर देता है और +5 होती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्या डिफरेंस है? नाइट्रोजन +1 से +5 तक सारी प्रदर्शित करता है, लेकिन किस में करता है? ऑक्साइडों में, ऑक्सी अम्लों में नहीं, ठीक है। फास्फोरस की बात करें हम तो फास्फोरस ऑक्साइडों में तो +3 और +5 ही प्रदर्शित करता है, लेकिन ऑक्सी अम्लों में +1 +3 +4 और +5 यानी +2 को छोड़ करके बाकी सारी प्रदर्शित कर देता है। बाकी के केवल +3 और +5 ही प्रदर्शित करते हैं, जिनमें भी मुख्य इनकी कौन सी है? +3 है, +5 नहीं। इनकी +3 ज्यादा स्थायी है, इनकी +5 स्थायी है। ये तो हो गई ये कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करेंगी और क्यों प्रदर्शित करेंगे। अब नाइट्रोजन के ये जितने भी ऑक्सी अम्ल बनते हैं मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाले, +1 से +4 के बीच वाले जितने भी ऑक्सी अम्ल बनते हैं या ऑक्साइड्स बनते हैं, ये अम्लीय माध्यम में असमानुपातित हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एसिडिक मीडियम मिल जाए तो नाइट्रोजन की ये जो मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं +1 +2 +3 +4 वाले, ये ऑक्सी अम्ल और ऑक्साइड अनस्टेबल हैं और असमानुपातित हो जाते हैं, स्टेबल में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। समझ में यही कहानी। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, नाइट्रोजन का एक ऑक्सी अम्ल है HNO2 नाइट्रस अम्ल, इसमें ये +3 में, तो ये मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। न तो ये उच्चतम है ये और नहीं ये निम्नतम है, तो ये हो गई मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। HNO2 में नाइट्रोजन मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में है, और अगर ये मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में है तो ये स्थायी होने के लिए क्या होगा? ये स्थायी होने के लिए असमानुपातित होगा, तो यहां पर असमानुपातन होगा, और जैसे ही यह असमानुपातन होगा ये वियोजित होकर क्या बनाने वाला है? ये एक तो बनाने वाला है HNO3 जो कि +5 है, यानी HNO2 के कुछ मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाएगी, इसके अलावा कुछ की ऑक्सीकरण अवस्था घट भी जाएगी, NO में कन्वर्ट हो जाएगा, और बैलेंस करना आप यहाँ H2O भी हमें कुछ लिखने होंगे। तो ये HNO2 असमानुपातित हो जाता है कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में इसकी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं
असमानुपातित होकर के और कुछ उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था की यौगिक बनाते हैं और कुछ निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था की यौगिक बनाते हैं केवल अम्लीय माध्यम में। ऐसे ही फास्फोरस की हम बात करें, फास्फोरस के भी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाले यानी +3 वाले +4 वाले ये अस्थायी है और अम्लीय या क्षारीय माध्यम में गर्म करने पर असमानुपातित हो जाते हैं। फास्फोरस के लिए भी यही कहानी है। तो इसमें हम लेते हैं H3PO3 एक एग्जाम्पल। H3PO3 में आप देखिए यहां फास्फोरस +3 में फास्फोरस अम्ल जिसको हम बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल में क्या होता है कि ये फास्फोरस अम्ल गर्म करने पर अम्लीय माध्यम है तो गर्म करने पर खुद ही क्या हो जाएगा, असमानुपातित हो जाएगा। फास्फोरस की मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक अम्लीय माध्यम हो तो असमानुपातित हो जाते हैं, क्षारीय माध्यम हो तो असमानुपातित हो जाते हैं, गर्म करने पर इनमें असमानुपातन हो जाता है। तो ये असमानुपातित होंगे। यहाँ असमानुपातन की क्रिया हमें देखने को मिलेगी और असमानुपातन से एक तो इसका ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाएगा, तो +5 में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक बनेगा H3PO4 जिसमें ये +5 में चला जाएगा और एक निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था वाला यानी -3 वाला यौगिक बनेगा। कुछ जल के मॉलिक्यूल्स हमें बैलेंस करने के लिए लिखने पड़ेंगे। तो फास्फोरस के हो या नाइट्रोजन के हो मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाले असमानुपातित हो जाते हैं, नाइट्रोजन के तो अम्लीय माध्यम में हो जाते हैं, फास्फोरस के अम्लीय और क्षारीय माध्यम में गर्म करने पर असमानुपातित हो जाते हैं। लेकिन आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ इनमें क्या था, इनमें अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है और असमानुपातित नहीं होती। ये असमानुपातन के प्रति अत्यधिक स्थायी है और इसका रीजन हम क्या बताएंगे, इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी अक्रिय युग्म प्रभाव है। तो सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। ये रिएक्शंस आप बैलेंस कर लें, ये भी आप बैलेंस कर ले और फिर चेक कर ले एनसीईआरटी में एक गिवन है, ये वाले सारे एक एक पॉइंट है, आप बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट लेकिन अपने आप में एक एक क्वेश्चन है ये और बड़े इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये खेल हो गया हमारा 15वें वर्ग के तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट और रिएक्टिविटी को लेकर। अब हम बात करते हैं 16वें वर्ग के जो तत्व हैं उनके लिए। 16वें वर्ग में जो एलिमेंट्स हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्कशन हमें यहाँ करना है। तो सबसे पहले तो इनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए। इनके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन NS2Np4 है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 करने के लिए या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -2 ऑक्सीजन अवस्था, या फिर ये वापस बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो पहले p के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो +4, या फिर p के निकालने के बाद s के भी नंबर आ जाएं तो फिर ये +6 भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनकी जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2, +4 और +6, ये 3 मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी है। ठीक है, अब जब आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत उच्च है और इसकी विद्युत ऋणता बहुत उच्च होने के कारण ये केवल इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है, इसलिए ये केवल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या +6 ऑक्सीजन की कभी भी नहीं होती है। हाँ, अगर ऑक्सीजन से भी ज्यादा विद्युत ऋणता वाला आ गया, अगर यहाँ पर हमारे पास जो यौगिक जो ऑक्सीजन है इसके पास फ्लोरीन क्रिया करने के लिए आ गया, तो फ्लोरीन से जब ये क्रिया करेगा तो फिर जो यौगिक बनेंगे उनमें ऑक्सीजन प्लस में जाएगा, यानी केवल फ्लोराइड के अलावा बाकी सब में ऑक्सीजन पर माइनस ही आना है। तो यहां पर OF2 बन सकता है या ये O2F2 बन सकता है। इसके 2 फ्लोराइड बन सकते हैं, उनमें से OF2 में ये +2 और ये +1, यानी ऑक्सीजन केवल +1 या +2 ही प्रदर्शित करता है और वो भी इसके केवल फ्लोराइडों में ही प्रदर्शित करता है। बाकी यौगिकों में
ऑक्सीजन पर केवल -2 या परऑक्साइड है तो -1 और सुपर ऑक्साइड है तो -1/2, ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था यहां आती है। अब इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्टेबिलिटी की हम बात करें तो जैसे जैसे आप समूह में नीचे की ओर जाओगे, समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या देखने को मिलेगा आपको ये देखने को मिलेगा कि -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की रुचि नीचे जाने पर कम होगी, परमाणु आकार बढ़ रहा है। तो यहां -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका स्थायित्व आप देखेंगे तो इसका स्थायित्व जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन -2 में सबसे जल्दी यौगिक बनाता है, पोलोनियम तो बनाता ही नहीं है। पोलोनियम का एक भी यौगिक -2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्ञात है ही नहीं। ठीक है, ये केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित कर पाते हैं। अब बात करते हैं 4 की, तो +4 इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे? केवल P वाले। तो P के इलेक्ट्रॉन निकालने की रुचि नीचे जाने पर बढ़ेगी, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्थायित्व है, ये स्थायित्व जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे बढ़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेंगे क्योंकि चारों P में से ही निकलेंगे, तो +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो +4 प्रदर्शित करता ही नहीं है, बाकी के अपने 4 इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युत ऋणी तत्व को ही देंगे और वो उच्च विद्युत ऋणी तत्व होगा ऑक्सीजन। तो ये +4 ऑक्साइडों में प्रदर्शित करेंगे। +4 जो है वो भी मोस्टली किसमें? ऑक्साइडों में। ऑक्सीजन के साथ जो यौगिक बनते हैं उनमें ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 ऑक्साइडों में प्रदर्शित करते हैं। लिख दी है बात हमने। और अब फाइनली हम किसकी बात करें? +6 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4 P के निकलेंगे, बाकी के S के निकलेंगे और S इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति नीचे जाने पर क्या होगी? कम होगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि +6, इस +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व ये वाला नीचे जाने पर घटेगा और घटने का कारण अक्रिय युग्म प्रभाव है, जो मैं नाइट्रोजन फैमिली में डिटेल से आपको बता चुका हूं। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये देंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा उच्च विद्युत ऋणी तत्व को देंगे और वह है फ्लोरीन। तो +6 केवल और केवल किस में प्रदर्शित होगी? +6 केवल और केवल फ्लोराइडों में प्रदर्शित होगी। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल फ्लोराइडों में प्रदर्शित करते हैं। क्लोरीन के साथ ये प्लस सेमी यौगिक नहीं बनाएंगे, ब्रोमीन के साथ ये नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ ये प्लस सेमी नहीं जाएंगे। हाँ, ऑक्सीजन के साथ ये सल्फर वगैरह ये जा सकते, बट पोलोनियम टेलोरियम ये प्लस सेमी नहीं बना पाते क्योंकि यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। ओके, तो प्लस इनका आएगा तो फ्लोरीन के साथ स्टेबल होगा। सल्फर +6 में ऑक्सीजन के साथ भी यौगिक बना लेता है, +6 में फ्लोराइड के साथ भी यौगिक बना लेता है। समझ में आ रही कहानी? लेकिन जैसे जैसे नीचे चलोगे ऑक्साइड +6 में नहीं बनेंगे, फ्लोराइड +6 में उनके बनने वाले हैं। और पोलोनियम के पास आते आते तो +6 हाईली क्या हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात हुई है। अब ऑक्सीजन के बारे में तो आपने बता दिया कि ये +1 या +2 भी प्रदर्शित करते हैं, वो केवल फ्लोरीन के साथ करते हैं। ऐसे ही सल्फर की भी हम बात करें, सल्फर +-2 +4 और +6 के अलावा +2 भी प्रदर्शित कर देता है। कितने भी प्रदर्शित कर देता है? ये +2 भी कभी ना कभी शो कर देता है। हाँ, बहुत कम केसेस जैसे होते हैं जिनमें ये भी +2 में जाते होंगे। बाकी सल्फर +2 में कंपाउंड बनाता है, स्टेबल कंपाउंड SF2 Cl2 ये बनते हैं। बाकी की +2 में जो स्टेबिलिटी वो काफ़ी कम है। तो ये 16वें वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं, उन 16वें वर्ग के एलिमेंट्स की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है और उस ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या स्टेबिलिटी हो सकती है, ये यहाँ पर आपको मैंने बताई है। और इसके बाद हमें बात करनी है 17वें वर्ग के तत्वों के बारे में। ये 17 जो वर्ग है जिनको हम क्या बोलते थे? हैलोजन फैमिली, इनके लिए है।
17वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो ये NH2NP5 है। बाइथम कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -1 प्रदर्शित कर देंगे। समझ में आ गई कहानी? फिर वापस त्यागनी की बात आएगी, तो त्यागनी की बात आएगी तो बाइथम कोष के प्लस में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सामान्यतः इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1, लेकिन ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकते हैं। धनात्मक का मतलब है इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाले। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? जो इनसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाला होता है, जिनकी विद्युत ऋणता इनसे ज्यादा होगी उसके अंदर ये प्रदर्शित करेंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मैं एक बहुत ही अच्छी सी बात आपको यहाँ बताने वाला हूँ। फ्लोरीन जो है इससे ज्यादा विद्युत ऋणता का कोई तत्व नहीं है, इसलिए फ्लोरीन की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, ये -1 है। बाकी वाले ये -1 तो प्रदर्शित करते ही हैं। अगर इनसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाला तत्व को आकर के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे एस्टेटिन जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसकी हम वैसे बात नहीं करेंगे। 3 एलिमेंट्स हमारे पास बच गए। इनसे ज्यादा विद्युत ऋणता का कोई तत्व आकर से इनसे जुड़ेगा तो ये प्लस भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्लस कितनी प्रदर्शित कर सकते हैं वो देखिए आप। प्लस प्रदर्शित करने के लिए आपको यहां पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मामला है उससे चेक करना पड़ेगा। ये वाली कंडीशन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5 ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट वाले मामले में आप देखिए इनके बाह्यतम कोष में S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और S में 2 इलेक्ट्रॉन होने के साथ P में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल 1 है। 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन का ही वो साझा करेंगे क्योंकि सहसंयोजी यौगिक बनेंगे। इसका साझा करेंगे तो साझा करने वाला ज्यादा विद्युत ऋणता वाला है तो इन पर +1 आ जाएगा, और अगर साझा करने वाला कम विद्युत ऋणता वाला है तो इन पर -1 आ जाएगा। समझ में आ रही कहानी? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इसमें -1 ऑक्सीकरण अवस्था या फिर +1 जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ये -1 क्यों प्रदर्शित करते हैं, +1 क्यों प्रदर्शित करते हैं, उसको यहाँ एक्सप्लेन करता है ये। इसमें ये क्या बताया गया है कि इस अवस्था में अगर हैलोजन किसी से बंध बनाता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को काम में लेकर के बंध बनाएगा। हैलोजन इसको काम में लेकर के सहसंयोजक बंध बना लिया। ये मान लो हैलोजन है, हैलोजन ने ये सहसंयोजक बंध बना लिया। अब यहां जो बंध बनाने के लिए आया ये अगर कम विद्युत ऋणता का है, क्या है ये? कम विद्युत ऋणता का, तो इलेक्ट्रॉनों को हैलोजन खींच ले जाएगा, उस पर -1 आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी? और अगर ये ज्यादा विद्युत ऋणता का है तो इलेक्ट्रॉनों को ये खींच लेगा तो इस पर +1 आ जाएगा। एक बंध बनेगा उससे -1 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ सकती है। लेकिन अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करवाकर यहां भिजवा दे, अच्छा इस एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करवाकर यहां कौन भिजवाएगा? डी में कौन भेजेगा? जब बंध बनाने के लिए जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा विद्युत ऋणता वाला होगा, और ज्यादा विद्युत ऋणता वाला आकर के इससे जुड़ेगा तो आपको पता है फिर हैलोजन पर प्लस ही आना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर उत्तेजित होकर के बंध बन रहे हैं इसका मतलब आने वाला उच्च विद्युत ऋणी है, अर्थात इन पर केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। अब ये 3 बंध बना लेगा अगले से तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्रदर्शित करते हैं, उसे आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हेल्प से समझा सकते हैं। ठीक है, अगर एक और इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसको भी उत्तेजित करवा दिया तो अब 5 बंध बना सकता है, और उत्तेजित करवा रहा है तो जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा विद्युत ऋणता वाला तत्व है। तो यहां से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों प्रदर्शित करते हैं इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेंगे जब आने वाला उच्च विद्युत ऋणी होगा। और अगर यहां की बात करेंगे इसको भी उत्तेजित करवा दे तो यहां पर देखिए आप कुल 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। लेकिन ये प्लस कब प्रदर्शित करेगा? जब आने वाला उच्च विद्युत ऋणी हो, यानी वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन हो। तो ये इस तरीके से जो है कंपाउंड्स बनाते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन
अगर इनके पास उच्च विद्युतनीय तत्व फ्लोरीन आ गया और फ्लोरीन आकर के इनसे क्रिया कर रहा है, या क्लोरीन आकर के इन दोनों से क्रिया कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन तो इन दोनों से भी ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा विद्युतनीय, और ब्रोमीन आकर इससे क्रिया कर रहा है। आयोडीन से तीनों क्रिया करते हैं तो इस पर प्लस आ जाता है, ब्रोमीन से ये दोनों क्रिया करते हैं तो इस पर प्लस आ जाता है, क्लोरीन से ये क्रिया करता है तो इस पर प्लस आ जाता है। और इनकी आपस में क्रिया से जो यौगिक बनेंगे उन्हें बोलेंगे हम अंतरा हैलोजन यौगिक। क्या बोलेंगे उनको हम? अंतरा हैलोजन यौगिक। और जो अंतरा हैलोजन यौगिक होंगे, इन अंतरा हैलोजन यौगिकों में इनमें धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलेगी, या तो +1 या +3 या फिर +5 या फिर +7। +7 का मतलब तृतीय उत्तेजन अवस्था है, +5 का मतलब द्वितीय उत्तेजन अवस्था है, +3 का मतलब प्रथम उत्तेजन अवस्था है। एक बार उत्तेजन हुआ +3, दूसरी बार उत्तेजन हुआ +5, तीसरी बार उत्तेजन हुआ तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी वहां प्रदर्शित हो जाएगी। तो ये हो गई क्या? अंतरा हैलोजन यौगिक, उसमें ये होगा। और अगर इनसे क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन इससे तो ज्यादा विद्युतऋणी नहीं है, इनसे ज्यादा विद्युतऋणी जरूर है। इनसे क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन आ गया तब तो वो बनाएगा OF2 या फिर O2F2, और इनमें ऑक्सीजन तो रहेगा प्लस और फ्लोरीन रहेगा माइनस। जैसे यहाँ +2 है और ये -1 है, तो इनमें ऋणावेशित आयन कौन होगा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन ऋणावेशित आयन है तो इनको बोला जाता है फ्लोराइड। ऑक्सीजन किससे क्रिया होगी तो उससे फ्लोराइड बनते हैं। इनमें ऑक्सीजन पर माइनस नहीं है, अगर ऑक्सीजन पर माइनस होता तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। तो OF2 और O2F2 ये ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है? ये केवल फ्लोराइड है, ठीक है। लेकिन इनके साथ ऑक्सीजन की क्रिया हो, इनके साथ ऑक्सीजन की क्रिया हो तो जो यौगिक बनी है उनमें ऑक्सीजन पर माइनस होगा, और इनके जब ऑक्सीजन पर माइनस होगा तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम कह सकते हैं ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड बनाएंगे, और ऑक्साइड जब बनाएंगे तो इनके ऊपर प्लस आ जाएगा। प्लस भी क्या? +1, +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है, +5 भी आ सकता है, +6 भी आ सकता है, +7 भी आ सकता है। +1 से लेकर +7 तक का कोई भी ऑक्साइड बन सकता है। तो ऑक्साइडों में तो ये सारी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। हाँ, अंतरा हैलोजन में ये केवल विषम संख्या वाली जो है वो वाली ही प्रदर्शित करते हैं, +1, 3, 5 या फिर 7। और फ्लोरीन तो केवल -1, इसकी कभी प्लस नहीं होती। प्लस इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें ये कंडीशंस नहीं आ सकती। फ्लोरीन जो होता है उस फ्लोरीन में ये कंडीशन नहीं आती। +3, +5, +7 के लिए इनके इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन संभव नहीं है। उत्तेजन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि फ्लोरीन में D तो है ही नहीं। तो फ्लोरीन में D कक्षक अनुपलब्ध होने से उत्तेजन नहीं हो सकता, अतः केवल एक संयोजकता प्रदर्शित करता है, और उस संयोजकता में फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, इसलिए -1 ही आता उस पर। ओके, तो ये क्या थे? ये हैलोजनों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट थी। रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये रिएक्टिविटी में मोस्टली इनके भाईतम कोश में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्रिया करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की रुचि रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति में आप देखिए सबसे ज्यादा प्रवृत्ति फ्लोरीन की होगी और सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति आयोडीन की होगी। तो जैसे जैसे आप समूह में नीचे जाओगे, इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी, अर्थात इनकी क्रिया करने की रुचि में कमी आएगी। तो समूह में नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता में कमी आती है, क्योंकि विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की रुचि घट जाती है। फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, और ये जब क्रिया करता है तो जिस किसी भी क्रिया में फ्लोरीन भाग लेता है वहां विस्फोट ही होता है, क्योंकि जिस क्रिया में फ्लोरीन भाग लेगा वहां फ्लोरीन जाकर के उससे क्रिया करके बंध बनाएगा, और जहां वो बंध बनाएगा फ्लोरीन वहां मजबूत बंध बनेगा, और जब मजबूत बंध बनता है तो अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो विस्फोट होता है। तो फ्लोरीन के लघु आकार के कारण जब ये क्रिया करता है तो छोटे और मजबूत बंध बनाता है, प्रबल सामर्थ्य के बंध बनाता है, जिससे विस्फोट होने का खतरा रहता है। अतः इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, फ्लोरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं
अधिकांशतः अत्यधिक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, अत्यधिक उष्मा उत्सर्जन के साथ वो संपन्न होती है। तो ये हमने इस लेक्चर में 15वें, 16वें और 17वें वर्ग के जो तत्व थे वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं और उनकी स्टेबिलिटी के क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, +5 शो कर रहा है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये रहा एक्सप्लेनेशन। +3 के लिए हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से एक्सप्लेन कर देंगे, +5 के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से एक्सप्लेन कर देंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए वो +7 के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी, इससे हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अब ये सब चीजें देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि 15वें वर्ग में जो शुरू में नाइट्रोजन है ये एक अप्रत्याशित सा, एक असामान्य सा व्यवहार प्रदर्शित करता है। 16वें में ऑक्सीजन एक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। 17वें में एक फ्लोरीन असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो अगले लेक्चर में हम इनके फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके असामान्य व्यवहार के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।